Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर दूंगी क्लॉग ऑन रिडेम्पशन, जो कि टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। ये जो क्लॉग ऑन रिडेम्पशन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इट इज़ आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो आप आराम से सुनिए, वीडियो को अटेंशन के साथ सुनिए, तभी आपको ये टॉपिक जो है क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी कि क्लॉग ऑन रिडेम्पशन किसे कहते हैं। देखिए, क्लॉग ऑन रिडेम्पशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉर्गेज किसे कहते हैं। मॉर्गेज होता है कि अगर आपने किसी से लोन लिया है तो जो क्रेडिटर होता है वो लोन के बदले आपसे कोई सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट चाहता है। तो आपने सिक्योरिटी की फॉर्म में अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को रखा है तो ये कहलाता है आपका मॉर्गेज। इसमें दो पार्टी होती है, जो लोन ले रहा है उसे मॉर्गेजर बोलते हैं, और जिसने लोन दिया है प्रॉपर्टी को रख के उसे आप मॉर्गेजी बोलते हैं। तो ये है मॉर्गेज का डॉक्ट्राइन। अब इसमें कहा जाता है वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज। ये कहते हैं कि अगर आपने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक बार मॉर्गेज किया तो उस ट्रांजैक्शन के लिए वो हमेशा ही मॉर्गेज मानी जाएगी। तो यहाँ पे मॉर्गेज और सेल में डिफरेंस करना जरूरी हो जाता है। देखिए, सेल में क्या होते हैं, इमीडिएटली आपके पास से ओनरशिप ट्रांसफर होके किसके पास चली जाती है, परचेसर के पास। लेकिन मॉर्गेज में ओनरशिप जो है किसके पास रहती है, मॉर्गेजर के पास ही रहती है, और वो सिर्फ जो है पार्शियल इंटरेस्ट ही जो है उसको ट्रांसफर करता है मॉर्गेजर को। तो अब इनको जब वो मॉर्गेज करता है तो मॉर्गेजर को एक राइट मिलता है, राइट ऑफ रिडेम्पशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, ये लीगल राइट है, ये स्टैट्यूटरी राइट है। हम किसी भी तरीके से इस राइट पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर हमने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई तो वो इनवैलिड होगी, उसे आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा सकते। तो जो मॉर्गेजर का राइट ऑफ रिडेम्पशन है, अगर हम उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो उसी रेस्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं क्लॉग। तो वो कहलाता है आपका क्लॉग ऑन रिडेम्पशन। तो इट मीन्स अगर आपने जो मॉर्गेजर का राइट ऑफ रिडेम्पशन था उस पर कोई क्लॉग लगाया, कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई, तो कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं करेगा, वो इनवैलिड मानी जाएगी। तो अब आपको क्लियर हो गया कि क्लॉग ऑन रिडेम्पशन किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, कुछ इंस्टेंस जहां हमें पता चलता है कि अगर हमारी ये कंडीशन डली हुई है तो क्या हम इसे क्लॉग ऑन रिडेम्पशन मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो वन बाय वन करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहली है कंडीशन ऑफ सेल इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। अगर आपने मॉर्गेज डीड एक्सिक्यूट की, उसमें आपने लिख दिया कि भाई ये जो आपने लोन लिया है ये आप 5 साल के बाद मुझे पेमेंट कर देंगे। अगर आपने 5 साल के बाद मुझे पेमेंट नहीं किया, आपने डिफॉल्ट किया पेमेंट में, तो मैं मानूंगा ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी मेरी हो गई, मैं इसे सेल मान लूंगा, फिर मैं इसका ओनर बन जाऊंगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो आपका राइट ऑफ रिडेम्पशन था वो मॉर्गेजी ने खत्म कर दिया 5 साल बाद, उसने उसे डायरेक्ट सेल मान लिया। तो इसलिए ये क्लॉग ऑन रिडेम्पशन माना जाएगा। ये स्टेपुलेशन जो है कि हम मॉर्गेज को सेल मान लेंगे अगर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म फॉर रिडेम्पशन। देखिए, जो राइट ऑफ रिडेम्पशन होता है, अगर हम इसके लिए बड़ा लॉन्ग टर्म का पीरियड दे देते हैं, 60 ईयर्स, 85 ईयर, तो क्या ये क्लॉग माना जाएगा। देखिए, इस कंडीशन में कोर्ट जो है सर्कमस्टांसेस ऑफ केस देखता है। अगर उसे लगता है जो लॉन्ग टर्म की कंडीशन है ये बिल्कुल रीजनेबल है, ये मॉर्गेजर को भी फायदा दे रही है और मॉर्गेजी को भी फायदा दे रही है, और कहीं भी कोई अंडर इन्फ्लुएंस का यूज नहीं हुआ है, तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में वो इसको क्लॉग ऑन रिडेम्पशन नहीं मानता। इसमें एक बड़ा अच्छा केस हुआ था आपका सेठ गंगाधर वर्सेस शंकरलाल का। कौन सा केस था आपका ये, सेठ गंगाधर वर्सेस शंकरलाल। इस केस में जो मॉर्गेज का पीरियड था वो 85 ईयर्स का था।
कि 85 ईयर्स के बाद जो है आप इसको राइट ऑफ रिडेम्पशन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मॉर्गेजर को ये फायदा था कि उसको एक ही क्रेडिटर था, वो उसी से लोन ले रहा था, और मॉर्गेजी को ये फायदा था कि वो लोन की जो था इंटरेस्ट भी अर्न कर रहा था, उस प्रॉपर्टी के पोजीशन को भी यूज कर रहा था। तो ऐसे केस में माना गया कि ये जो लॉन्ग टर्म उन्होंने 85 ईयर्स का किया है, ये क्लॉग ऑन रिडेम्पशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका रेस्ट्रेन ऑन एलिनेशन। देखिए, एलिनेशन क्या मतलब होता है? किसी को ट्रांसफर करना। अगर मॉर्गेजर के राइट को आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो कि आपने अगर एक बार मॉर्गेज कर दिया तो आप उसे दोबारा मॉर्गेज करके लोन नहीं ले सकते, या आप इसे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये माना जाएगा कि आपने एलिनेशन पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है। क्योंकि मॉर्गेजर क्या है? एक्चुअल ओनर तो वही है, मॉर्गेजी तो ओनर है नहीं। तो ओनर को ये राइट होता है कि वो उस पर लोन भी ले सके, उसे ट्रांसफर भी कर सके। तो अगर आप ओनर के ही राइट पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो इसका मतलब आप इसे मॉर्गेज मान के नहीं चल रहे हो, आप बल्कि इसे सेल मान के चल रहे हो। तो इसीलिए एलिनेशन पे अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगती है तो वो माना जाता है कि ये क्लॉग ऑन रिडेम्पशन है। नेक्स्ट है आपका स्टेपुलेशन बारिंग मॉर्गेजर राइट ऑफ रिडेम्पशन आफ्टर सर्टेन पीरियड। देखिए, जब आपने मॉर्गेज को एक्सिक्यूट किया, उसमें आपने एक पीरियड दे दिया कि इस पीरियड तक तो आपका मॉर्गेज रहेगा, मॉर्गेजर का राइट ऑफ रिडेम्पशन रहेगा, अगर इस पीरियड बीतने के बाद वो खत्म हो जाएगा आपका राइट ऑफ रिडेम्पशन। इस तरह की अगर आपने कोई स्टेपुलेशन डाली है तो वो भी आपका क्लॉग ऑन रिडेम्पशन ही डाली जाएगी, क्योंकि हम मानते हैं कि वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। इस तरह का केस डिसाइड हुआ था आपका मुराली लाल केस में। ये बहुत अच्छा केस है, मुराली लाल केस। इसमें जो था मॉर्गेज डीड जब एक्सिक्यूट की तो उसमें लिखा गया कि आपको 15 साल के अंदर अंदर लोन को चुकता करना है। तो 15 साल तक तो मॉर्गेजर का राइट ऑफ रिडेम्पशन रहेगा, लेकिन 15 साल तक अगर उसने लोन को रीपे नहीं किया तो फिर वो प्रॉपर्टी जो है किसके पास चली जाएगी? मॉर्गेजी के पास चली जाएगी। तो कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल ही अपैरेंट क्लॉग ऑन रिडेम्पशन है, ये बिल्कुल इनवैलिड है, क्योंकि ये जो है मॉर्गेजर का जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है उसको एक पीरियड के बाद असर्ट कर रही है, तो इसलिए इसको नहीं मानेगी। नेक्स्ट है आपका रिडेम्पशन रेस्ट्रिक्टेड टू मॉर्गेजर। अगर आप ये रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो कि रिडेम्पशन सिर्फ मॉर्गेजर ही कर सकता है, उसका कोई उत्तराधिकारी, उसका कोई हेयर नहीं कर सकता, तो वो बिल्कुल गलत है। देखिए, जब किसी प्रॉपर्टी पे किसी का राइट होता है ओनरशिप का, तो वो राइट उसके मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी को चला जाता है। लेकिन अगर आप रिडेम्पशन का राइट सिर्फ मॉर्गेजर को दे रहे हैं, उसके हेयर को नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसे ओनर मान ही नहीं रहे हो। इट मीन्स आप उसको राइट ऑफ रिडेम्पशन इनडायरेक्टली नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे अगर इस तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो वो भी क्लॉग ऑन रिडेम्पशन ही मानी जाएगी। नेक्स्ट है आपका पेनल्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। देखिए, अगर आपने मॉर्गेज डीड एक्सिक्यूट की, उसमें बताया कि अगर वो सर्टेन पीरियड में लोन को चुकता नहीं करता है, डिफॉल्ट करता है पेमेंट पे, तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कैसी हो सकती है कि उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाएगा। जो इंटरेस्ट पहले 10% का था, अब आप उसे 80% का इंटरेस्ट लेंगे। तो ये तो देखने में ये कि जब वो लोन अभी पे नहीं कर पा रहा तो 80% इंटरेस्ट में तो उसकी ज़िंदगी बीत जाएगी। तो अगर आप इस तरह की कोई भी पेनल्टी लगाते हो तो वो माना जाएगा कि ये क्लॉग ऑन रिडेम्पशन है। इनडायरेक्टली आप उसके राइट ऑफ रिडेम्पशन को रोक रहे हो ताकि वो इंटरेस्ट को पे ही ना कर पाए और अपनी प्रॉपर्टी को भी वापस ना ले पाए। अब आपका लास्ट इंस्टेंस इसमें आती है कंडीशन पोस्टपोनिंग रिडेम्पशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। देखिए, अगर आपने टाइमली अपने लोन का पेमेंट नहीं किया मॉर्गेज को, तो आप उसमें ऐसी कंडीशन डाल देते हो कि इसकी रिडेम्पशन का जो राइट है वो अब पोस्टपोन हो जाएगा आगे के लिए। तो इस तरह की कंडीशन भी क्लॉग ऑन रिडेम्पशन ही मानी जाती है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक ने 5 ईयर्स के लिए लोन लिया। मॉर्गेजी ने कहा कि अगर आपने 5 साल तक लोन नहीं मुझे चुकाया तो आपका राइट ऑफ रिडेम्पशन आगे के 15 साल तक पोस्टपोन हो जाएगा।
मीन्स 5 साल बीतने के बाद आगे के जो 15 साल है उसमें भी आप अपने राइट ऑफ रिडेम्पशन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, भले ही आप उस पीरियड में मुझे लोन अमाउंट पे कर दो। तो माना गया ये बिल्कुल उसका जो राइट ऑफ रिडेम्पशन था, उसका जो स्टैच्यूटरी राइट था, उस पर ये क्लॉज था, उस पर ये रेस्ट्रिक्शन था, तो इसलिए ये इनवैलिड है। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्लॉग ऑन रिडेम्पशन किसे कहते हैं और कितने इंस्टेंसेस हो सकते हैं जब हमें लगता है कि ये क्लॉग ऑन रिडेम्पशन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज, तब भी आपको यही सब चीज़ें लिखनी है, क्योंकि वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज के पीछे यही होता है कि मॉर्गेजर को हमेशा राइट ऑफ रिडेम्पशन मिलता है। इसी वजह से मॉर्गेज और सेल में डिफरेंट होता है। अगर आप मॉर्गेज डीड में कोई कंडीशन डाल रहे हो जिससे कि मॉर्गेजर का राइट ऑफ रिडेम्पशन इफेक्ट होता है, तो वो सारी रेस्ट्रिक्शन, वो सारी कंडीशन आपकी क्लॉग ऑन रिडेम्पशन मानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई थिंक कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्लॉग ऑन रिडेम्पशन किसे कहते हैं, वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज आप किसको बोलते हैं, और कौन कौन सी इंस्टेंसेस हो सकती है जब हम मानते हैं कि ये क्लॉग ऑन रिडेम्पशन होता है। So that's all for today lecture. Thank you very much.